Welcome to Smart Commerce classes. In the last video, we have done some basic of NPO, जिसमें मैंने आपको बताया था कि NPO होता क्या है और NPO की कुछ 4 important parts हैं जिस part में मैंने NPO को divide किया. So in this video, we will be covering all the 4 parts. मैं सारे डिटेल में बताऊंगा. उन पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. अभी इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा. इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक समझाऊंगा. सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर. जो भी हो वो साथ साथ इसमें लिखते रहना. इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो भी तुम लिखोगे ट्राई टू डू वन थिंग, मेक 2 डिफरेंट कॉपीज ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट जिसके अंदर तुम अपने सारे नोट्स बना सको जैसे मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, एंड सेकंड जिसके अंदर तुम सारे क्वेश्चंस कर सको. दोनों मिक्स मत करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी ये नोट्स मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे नोट्स मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा फॉर देयर रेडी रेफरेंस. जो भी ये नोट्स एग्जैक्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं मैं ये व्हाट्सएप भी कर दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. सो टिल नाउ एनपीओ में जो हमने किया था दैट वाज 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनपीओ, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे लिए 4 डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है. एनपीओ को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज सम बेसिक टर्म्स, सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंसेस, थर्ड इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड फोर्थ इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, और ये चारों टॉपिक करने के बाद मैं आपको कंप्लीट एनपीओ के क्वेश्चंस कराऊंगा. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज सम बेसिक टर्म्स. तो बेसिकली क्या होता है सम बेसिक टर्म्स? ये टर्म्स कौन कौन से टर्म्स है और हमें करना क्या है? सो कुछ चीज़ें हमारी स्पेसिफिक, कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हमारी हैं जिनका वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हमारी कहाँ आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में. मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी. वो बात क्या थी कि अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो क्या था, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसीप्ट दैट इज बीइंग received by NPO. First is general receipt and other is specific receipt. So general receipt क्या होती है? General receipt वो वाली receipt होती है जिसका amount हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. We can use that amount in anywhere. चाहे हम 1 साल में सारा खर्च दें, चाहे हम आगे के लिए रख लें, it's up to us. ठीक है, वो अमाउंट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं in any kind of expenditure for NPO. So अगर हमारी कोई भी general receipt हुई है वो रिसीट हमारी आती थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. एंड अगर हमें कोई स्पेशल रिसीट मिली है, ऐसा कुछ अमाउंट मिला है जो हमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि वो अमाउंट आपको सिर्फ इसी जगह पे यूज़ करना है, यू कैन नॉट स्पेंड दिस अमाउंट एनीवेयर, आप ये अमाउंट सिर्फ यहीं यूज़ कर सकते हो. सो दैट अमाउंट जो हमें सिर्फ यहीं पे यूज़ करना है वो होगा स्पेसिफिक रिसीट एंड दैट रिसीट विल कम इन बैलेंस शीट. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक टर्म्स. तो सम बेसिक टर्म्स में जो हमें चीज़ देखनी है, हमारी जो फाइट है, हमारी फाइट सम बेसिक टर्म्स में ये है दैट वी नीड टू फाइंड कि जो भी रिसीट हमें आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो रिसीट कौन सी है. एंड उसके बाद हमें ये देखना है कि वो रिसीट हमारी बैलेंस शीट में आनी चाहिए या वो रिसीट हमारी प्रॉफिट या लॉस में आनी चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए. ये चीज़ हमारे को ढूंढनी है एनपीओ में. तो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम बेसिक टर्म्स में. सो we have to find out whether the receipt should come in income expenditure account or in balance sheet. यही हमें फाइंड करना है. एनपीओ में जो हमें सम स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसका मेन मकसद तुम कह सकते हो वो यही है. द मेन मोटो बिहाइंड दिस इज टू फाइंड आउट कि ये चीज़ कहाँ आएगी. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारी आती है एडमिशन फीस. तो हर चीज़ को ट्राई टू लिंक इट विद जो हमने वो एग्जाम्पल किया था अपना बैडमिंटन क्लब वाला. तो बैडमिंटन क्लब में सोचो अगर जितने भी कोई भी नया मेंबर आया, अब कई बार जो क्लब में होती है एक हमारी होती है क्लब में दैट इज जो हर मंथली फीस हमें आती है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, जो हमें आगे पढ़ना है. एक होती है एंट्रेंस फीस कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो या एडमिशन फीस फर्स्ट टाइम आपने क्लब को ज्वाइन किया तो आपको इतना अमाउंट एक देना पड़ेगा. सो क्या वो अमाउंट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या वो स्पेसिफिक जगहों पे ही यूज़ हो सकता है? तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, जो अमाउंट हमें मिला है ऑन एडमिशन हम वो अमाउंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं.
हमने कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अमाउंट कुछ रिफंडेबल है या ये वाला अमाउंट हम स्पेसिफिकली इसी जगह यूज करेंगे. सो दैट मीन्स एडमिशन फीस एंड एंट्रेंस फीस इज अ जनरल रिसीट एंड इट इज अ जनरल रिसीट. दैट वाई इट शुड कम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो एडमिशन फीस जो हमारी होती है दैट शुड कम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. उसके बाद हमारी आती है डोनेशंस. अब डोनेशंस क्या होती है? अब डोनेशंस बेसिकली जैसे किसी मेंबर ने क्लब को कुछ डोनेट कर दिया या एनोनिमस डोनेशन आ गई. एनोनिमस डोनेशन क्या होती है कि किसी ने भी क्लब में कुछ अमाउंट डोनेट कर दिया. कोई वैसे बाहर का बंदा था, ही फाउंड द क्लब टू बी वेरी गुड, कि बहुत अच्छा ये क्लब है, लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, ये अपने मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, खेलना उसको भी बहुत पसंद था, तो उसने क्लब में ही इज़ रिच, उसने क्लब में कुछ अमाउंट डोनेट कर दिया. सो देर आर टू टाइप ऑफ डोनेशन. फर्स्ट इज जनरल डोनेशन एंड अदर इज स्पेसिफिक डोनेशन. तो जनरल डोनेशन क्या होती है? व्हेन एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय क्लब, एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय क्लब एंड वो अमाउंट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. नोवेयर इट इज रिटन कि ये अमाउंट आपको इसी जगह पे यूज करना है. जिसने डोनेट करना था उसने कर दिया, आप वो अमाउंट कहीं भी यूज कर लो. सो दैट डोनेशन इज जनरल डोनेशन एंड एज इट इज जनरल इट शुड कम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. एंड सेकेंड हमारी आती है स्पेसिफिक डोनेशन. अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है? अगर किसी भी जिस भी बंदे ने, जिस भी इंसान ने आपको डोनेशन की थी, उसने साथ में ये कंडीशन लगाई थी, या फिर अगर एनोनिमस डोनेशन थी, उसने आपको अमाउंट दे दिया था, साथ में एक लेटर लिखा हुआ था कि ये अमाउंट जो आपका है ये सिर्फ इसी चीज़ में यूज़ करना है. अब जैसे एक बंदे ने बोला कि मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 10 लाख रुपीज़ एंड दैट 10 लाख रुपीज़ इज़ ओनली टू बी यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ आपका ये बैडमिंटन क्लब. आप वो अमाउंट से शटल्स नहीं ले सकते, आप वो अमाउंट से कोर्ट के अंदर और कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको मेंटेन कर सकते हो. जैसे आपको मैट्स लेने हैं या फिर आपको उसकी रिपेयरिंग का एक्सपेंस करना है, सिर्फ वही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक रिसीट जो हमें मिली है. तो इसीलिए जो स्पेसिफिक रिसीट है दैट विल कम इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या होता है दैट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक रिसीट है, जनरल रिसीट है, देन वी विल ऑलवेज कंसिडर डोनेशन टू बी जनरल. और जनरल मतलब ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. ठीक है गाइस, सबको क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस. अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? अब कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप पूरी लाइफ की फीस हमसे एक बारी में ले लो, वेदर इट इज़ 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वट एवर द फीस इज, बट वो फीस आप अभी ले लो, हम मंथली फीस नहीं दे सकते. वी कैन नॉट गिव मंथली फीस. हम मंथली बार बार आपको ये जो आपकी 2500 5000 है, वी कैन नॉट गिव. आप एक बारी में सारी फीस अपनी ले लो. अब अगर मेंबर से हम कुछ लाइफ मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, सो वेदर दिस लाइफ मेंबरशिप फीस इज जनरल और स्पेसिफिक वी हैव टू सी. तो पहली बार ये स्पेसिफिक तो नहीं है, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक रिसीट जो हमें सिर्फ एक जगह यूज करें, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड दिस अमाउंट इज ऑल्सो नॉट जनरल रिसीट. जनरल रिसीट क्या होती है? अगर हम चाहें तो एक ही बारी में सारा अमाउंट हम यूज कर सकते हैं. बट आप सोचो, अगर किसी भी मेंबर ने पूरी जिंदगी का आपको अमाउंट दिया हुआ है, सो लॉजिकली एज यू आर अकाउंट्स, तुमने 11th में अकाउंट्स पढ़े, यू हैव रेड अकाउंट्स, व्हाट यू विल डू as a businessman, as a NPO, what you will do, you will not use the full amount of that life membership fees in 1 year. हम क्या करेंगे? हम अप्रॉक्सीमेट एज उस बंदे की देख लेंगे कितनी है, जैसे 60 ईयर्स 50 ईयर्स, तो जो भी लाइफ मेंबरशिप फीस उसकी आई है उसको हम ईयर्स में डिवाइड कर लेंगे कि इतनी जो फीस है ये करंट ईयर की होगी, इतनी फीस इसकी अगले साल की होगी, इतनी फीस अगले साल की होगी. हम सारा का सारा अमाउंट एक साल में यूज नहीं करेंगे लॉजिकली. सो दैट्स वाई लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमारी होती है दैट शुड कम इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अब तुम सोचोगे सर लायबिलिटी क्यों है, हमें देनी थोड़ी है किसी को. हमने किसी को देनी नहीं है फीस, लेकिन हम ये सारा का सारा अमाउंट जो हमें मिला है हम यूज भी नहीं कर सकते. हमें सारा अमाउंट एक बारी में यूज भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाएंगे. एक छोटा सा लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ. वो छोटा सा लॉजिक क्या है?
अब जब भी हमें कोई फीस मिलती है, अब जैसे हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिली थी या डोनेशन मिली थी, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये चीज़ हमारी लाइबिलिटी क्यों है, ये अमाउंट तो हमें मिला है, तो दिस अमाउंट शुड बी आवर एसेट, ये तो एसेट होना चाहिए हमारा, है ना। सो अगर मैं तुमसे पूछूं, लेट से हमें डोनेशन मिली है, वी हैव रिसीव्ड डोनेशन ऑफ 10 लाख रुपीस, तो व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री ऑफ डोनेशन। हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा है अकाउंट्स में, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे हमारे, इफेक्ट्स विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट 10 लाख, यही जर्नल एंट्री होगी। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो ये कैश है, ये कैश तो हमारा ऑब्वियसली एसेट साइड ही जाएगा, तो एसेट विल इंक्रीज, इस पार्ट से हमारा एसेट विल इंक्रीज, एसेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो ये पार्ट है, तुम्हें याद होगा हमने अकाउंट्स में रूल पढ़े थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। तो इस केस में हमने इसको तो एसेट मान लिया, अब इस डोनेशन को हम क्या माने, तो हम डोनेशन को दो चीज कह सकते हैं कि या तो हमारी ये इनकम होगी या फिर हमारी लायबिलिटी होगी। सो एसेट तो हमारा इंक्रीज हो गया, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि या तो हम इसको इनकम माने, या फिर हम इसको लायबिलिटी माने। तो हमें यही देखना है कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, हमें इसको इनकम मानना है या हमने इसको लायबिलिटी मानना है। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस। अगर किसी को इसमें कोई भी क्वेरी है, ये चीज़ समझ ना आए, सो ही कैन कॉल मी और व्हाट्सएप में एनी टाइम, मैं उसमें उसको ये चीज़ और क्लियर कर दूंगा। बट आई होप इस चीज़ से तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। सो लाइफ मेंबरशिप फीस का मैंने क्या बताया था, दिस इज नॉट स्पेसिफिक बट दिस इज नॉट जर्नल एज वेल, सो दैट्स वाई वी टेक इट एज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। Just one second guys. Liability side of balance sheet. इसके बाद हमारा आता है रिसीट फ्रॉम एंडोमेंट फंड। अब रिसीट फ्रॉम एंडोमेंट फंड तुम कह सकते हो एग्जैक्टली डोनेशन की तरह होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल तुम ये मान लो कि ये डोनेशन की तरह होता है। तो वैसे ही जैसे हमारा डोनेशन होता है, ऐसे ही रिसीट फ्रॉम एंडोमेंट फंड हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है जनरल रिसीट और एक होती है स्पेसिफिक रिसीट। सो जनरल रिसीट अगर हमें हुई है फ्रॉम एंडोमेंट फंड, सो जनरल रिसीट हमारी कहाँ आती है, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड अगर कुछ भी हमें स्पेसिफिक मिला है, स्पेसिफिक रिसीट हुई है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि दिस अमाउंट शुड बी यूज फॉर दिस पर्पस, सो हम उसको ले जाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। And same way as like we have learned in donations, if nothing is mentioned in question, we will consider receipt from endowment fund to be general और उसको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, income and expenditure side. नेक्स्ट हमारा आता है लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे तुमने सुना होगा कि जो थोड़े ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो उन्होंने अपनी कहते हैं ना सेकंड इनिंग्स लाइफ की क्लब में ही बिताई होती है, क्लब में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए होते हैं, क्लब से एक रिश्ता जुड़ जाता है उनका। सो बहुत सारे ओल्ड एज मेंबर्स क्या करते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, दे आर रिच, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू व्हेनेवर दे मेक देयर विल, जब भी वो अपनी विल बनाते हैं तो विल में अपने बच्चों को कुछ देते हैं, प्लस वो क्लब को भी कुछ दे देते हैं कि मैंने क्लब में इतनी ज़िंदगी बिताई, क्लब ने मुझे इतना कुछ दिया, मेरी लाइफ बहुत अच्छी कर दी, सेकंड इनिंग मेरी आफ्टर रिटायरमेंट जो मेरी लाइफ थी, तो इसीलिए मैं क्लब को ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें क्लब को दे रहा हूँ। सो दैट्स वाई क्लब को भी कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अंडर विल कुछ चीज़ें दे देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लेगेसी। सो लेगेसी इज व्हेन सम अमाउंट इज गिवन बाय any member to club under his or her will, so that is legacy. So legacy भी सेम दो टाइप की होती है, एक हमारी होगी जनरल लेगेसी कि विल में लिखा तो हुआ है कि मैं क्लब को ये दे रहा हूँ, अपनी ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, प्लस इतना मेरा कैश दे रहा हूँ, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि क्लब ये अमाउंट को सिर्फ इसी जगह पे यूज कर सकता है। सो दैट अमाउंट विल बी अ जनरल रिसीट फॉर एनपीओ
एंड वो जो जनरल रिसीट है दैट विल कम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड कई बार कुछ क्लब्स वाले लिखते हैं, सॉरी कुछ मेंबर्स अपनी विल में लिखते हैं कि अगर मैं क्लब को ये चीज़ दे रहा हूँ, दिस अमाउंट दैट आई एम गिविंग टू क्लब इज ओनली फॉर लाइक ओल्ड एज होम। उन्होंने एक ओल्ड एज होम बनाया हुआ है, सिर्फ उसके लिए दे रहा हूँ, आप ये कहीं और इस क्लब में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपके क्लब में स्विमिंग पूल्स भी हैं, बैडमिंटन कोर्ट भी है, टेनिस कोर्ट भी है, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ओल्ड एज होम्स भी हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, बट ये अमाउंट आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज होम्स में ही यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स वाई दिस इज अ स्पेसिफिक लेगेसी एंड दैट शुड कम इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और इसमें भी सेम यही पॉइंट कि अगर हमें क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन कि ये लेगेसी हमारी जनरल है या स्पेसिफिक, सो वी विल टेक दिस लेगेसी एज जनरल एंड दिस विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है ऑनरेरियम। सो ऑनरेरियम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लब में कुछ एक दिन क्या हुआ, बहुत लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी। अब लाइट फ्लक्चुएट करने से क्या हुआ, एकदम से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगी, और वोल्टेज हाई होने की वजह से क्या हुआ कि क्लब की काफ़ी सारी लाइट्स खराब होगी, वायरिंग खराब होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी क्लब को। ठीक है, वायरिंग खराब होगी, बल्ब वो सब फ्यूज़ हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थी वो खराब हो गए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्लब क्या करता, क्लब एक बाहर से बंदा बुलाता, उसको बोलता कि तुम ये सारी चीज़ें ठीक करो, और ऑब्वियसली उसको पैसे देता। लेकिन क्लब का एक मेंबर है जिसका इस चीज़ का बिजनेस है, क्लब का एक मेंबर है जिसका इसी चीज़ का बिजनेस है कि मैं उसने बोला कि आपको ये सब कराना है, मेरा ही क्लब है, एवरी मेंबर ऑफ द क्लब इज काइंड ऑफ ओनर ऑफ द क्लब। उसने बोला मेरा ही क्लब है तो मैं ये सारा ठीक करा देता हूँ, है ना। तो उसने वो सब ठीक करा दिया, सब कुछ रिपेयर करा दिया। सो उसने जो ये चीज़ें सारी रिपेयर कराई, सो जनरली कोई भी बंदा अपने घर में कुछ रिपेयर कराता है तो क्या घर वालों से पैसे लेगा, नहीं लेगा। सेम वे उस मेंबर ने बोला कि मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मेरा अपना क्लब है। लेकिन बाकी मेंबर्स ने बोला कि नहीं, अगर हम बाहर से कराते तो हम उसको भी तो पैसे देते ना। सो हम एक काम करते हैं, चलो उतने नहीं लेकिन थोड़े कम हम पैसे देंगे, लेकिन वो तुम्हें देंगे क्योंकि तुमने खर्चा तो तुम्हारा भी हुआ है, तो हम तुम्हें वो पेमेंट करेंगे। सो ऑनरेरियम क्या होता है, एनी फीस, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दैट एनी फीस गिवन बाय क्लब, any fees given by club to any member for rendering services to the club। कि अगर किसी भी मेंबर ने कोई भी सर्विस क्लब को दी है तो दैट सर्विस विल बी कॉल्ड, और जो भी अमाउंट हमने उसके अगेंस्ट उसको पे किया है, सो दैट विल बी ऑनरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम के बाद हमारा आता है, सो ऑनरेरियम क्या होगा हमारा, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, एनपीओ सॉरी। सो ऑनरेरियम विल कम इन एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिस इज दी ओनली टर्म जो सिर्फ हमें ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, बाकी अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी इनकम से रिलेटेड थी। इसके बाद हमारा आता है सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स। अगर हम न्यूज़पेपर्स परचेज और सेल करते हैं, सो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे पूछूं जो न्यूज़पेपर्स होते हैं क्लब के लिए, न्यूज़पेपर शुड बी एसेट और अ नॉर्मल एक्सपेंस। इट शुड बी अ नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस कैसे होगा गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो गाइस we were doing sale and purchase of newspaper. So sale and purchase of newspaper, I was asking you कि न्यूज़पेपर अगर हम कुछ परचेज करते हैं या न्यूज़पेपर हम सेल करते हैं, जैसे घर में सबके कहते हैं ना रद्दी खट्टी होती है, सो ये न्यूज़पेपर परचेज सेल करना क्या एनपीओ के लिए इज दिस अ डे टू डे एक्सपेंस, और ये चीज़ एनपीओ के लिए लाइक एक एसेट होगी कि लॉन्ग टर्म चलेगी। सो ऑब्वियसली परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स आर डे टू डे एक्सपेंस। एनपीओ में जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वो रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। सो न्यूज़पेपर परचेज और सेल करना एनपीओ के लिए इज़ अ डे टू डे एक्टिविटी। सो एज परचेज और सेल ऑफ न्यूज़पेपर is a day-to-day activity for NPO, so it should come in income and expenditure account. So therefore the purchase of newspaper will come on expense side and sale of newspaper will come on income side of income and expenditure account। कि जो भी हम न्यूज़पेपर परचेज सेल करते हैं इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड आ जाएंगे, एंड जब भी हम न्यूज़पेपर सेल करते हैं
तो जो भी उससे हमें रिसीट होती है दैट शुड कम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लास्ट हमारा आता है परचेज और सेल ऑफ बुक्स. दीज आर स्पेसिफिक टर्म्स, बेसिक स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हैं हमारी. एनपीओ में ऐसे देखा जाए तो परचेज और सेल ऑफ एसेट्स भी होता है, फिक्स एसेट भी परचेज सेल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट बुक्स आर समथिंग विच वी हैव टू स्टडी कि बुक को हम क्या माने एनपीओ के लिए, एसेट या एक्सपेंस. जैसे न्यूज़पेपर्स हम रोज़ परचेज करते हैं, क्या हम बुक्स भी रोज़ परचेज करते हैं और रोज़ सेल करते हैं? नहीं. हम बुक्स, जब भी एनपीओ कोई बुक्स परचेज करता है तो जैसे एनपीओ में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, लोग आते हैं, पढ़ते हैं बुक्स और चले जाते हैं. सो क्या ये बुक जब कोई एक बार पढ़ता है एनपीओ उसको सेल कर देता है? नहीं करता ना, वो बुक वहीं रहती है. सो दैट्स वाई परचेज और सेल ऑफ बुक्स इज ट्रीटेड एज एग्जैक्टली लाइक परचेज और सेल ऑफ एसेट. जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा. जब हम एसेट सेल करते हैं तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और एसेट डिक्रीज हो जाएगा. सॉरी, मैं लास्ट गलत बोल गया था कि वी परचेज एसेट, एसेट विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ बुक हो रहा है सिर्फ वही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. जैसे 11th में हमने पढ़ा था, जब भी कोई एसेट सेल होता था तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा इनकम साइड आता था या प्रॉफिट साइड आता था, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा एक्सपेंस साइड आता था. सेम वे यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बुक विल कम ऑन इनकम साइड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ बुक विल कम ऑन एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी सम बेसिक टर्म्स जो हमारी एनपीओ में यूज होंगी. एडमिशन फीस, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, रिसीट फ्रॉम एंडोवेंट फंड, लेगेसी, ऑनरेरियम, सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, बुक्स. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंसेस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So let's do the second part. Second part is calculation of subscription and expenses to be shown in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसके रिगार्डिंग आई विल आस्क यू वन थिंग, या मैं बताता हूं. चलो, एक चीज थी जो हमें पता था, दैट इज कि जो अकाउंट्स हमारे होते हैं, अकाउंट्स आर prepared on accrual basis. नॉर्मली जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो हमारे अक्रूवल बेसिस पे ही होते हैं. कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं जो हमारे कैश बेसिस में चलते हैं, बट नॉर्मली जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं अक्रूवल बेसिस पे. सो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अक्रूवल बेसिस मीन्स जिस साल का एक्सपेंस है, जिस साल से वो रिलेट करता है, वो एक्सपेंस उसी ईयर में हम बुक्स में लिखेंगे, चाहे वो एक्सपेंस हमने पे बाद में किया, चाहे उस एक्सपेंस को हमने पहले एडवांस में पे कर दिया था. ठीक है, दोबारा बताता हूँ. अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? अक्रूवल बेसिस मीन्स all the expenses should be written, should be recorded in the books in the year in which they occur, not in the year in which the amount is received, or not in the year in which the amount is received. So let's say for example, this is 1st April 2018, this is 31st March 2019, और ये पुराना ईयर है, दिस इज इससे पुराना और ये है इससे नया. सो लॉजिकली अगर हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस ईयर, अगर हम 31st मार्च 2019 की बुक्स बना रहे हैं, सो इन दी बुक्स ऑफ 2019
18 and 19. In the books of 2018-19, all the incomes or expenses related to this year will come. So logically हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट इस टाइप पे जो भी हमारे एक्सपेंस या इनकम हुए सिर्फ वही आने चाहिए और कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं आना चाहिए. ठीक है. अब सोचो अगर मैं तुम्हें एक चीज पूछूं कि ये कुछ एक्सपेंस था मेरा, ये वाला एक्सपेंस मैंने यहां पे कर दिया था एडवांस में. ये वाला जो एक्सपेंस है मैंने पिछले साल इस डेट से पहले मैंने एडवांस में पे कर दिया था. ठीक है. और ये वाला मेरा एक्सपेंस है, ये वाला जो मेरा एक्सपेंस है, दिस एक्सपेंस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, कि मैंने अभी पे नहीं किया ये एक्सपेंस, ये मैं अगले साल पे करूंगा. 31 मार्च को जब मैं बुक्स बना रहा था तो इतना एक्सपेंस मैंने अभी पे नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा. ठीक है. सो लॉजिक क्या हुआ, जो भी मेरा एक्सपेंस है कायदे से इतना तो मेरा इसी ईयर बुक्स में आ ही रहा है कि इतना एक्सपेंस हुआ है, प्लस मुझे ये एक्सपेंस भी इसी साल लिखना पड़ेगा कि चाहे हमने ये एडवांस में पे कर दिया बट दिस शुड बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर, क्योंकि दिस रिलेट्स टू करंट ईयर. एंड सेम वे जो मेरा ये आउटस्टैंडिंग है, चाहे मैंने अभी पे नहीं किया, मैं बाद में पे करूंगा, बट दिस एक्सपेंस ऑल्सो रिलेट्स टू दिस ईयर. सो ये तीनों हमारे बुक्स में आएंगे. सो अगर तुम्हें याद होगा हमारा एक बहुत 11th में जब हमने एक्सपेंसेस पढ़े थे, एक सिंपल चीज थी, एक सिंपल हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, यहां पे लिखते थे टू एक्सपेंस, जो भी हमारा एक्सपेंस होता था उस एक्सपेंस में हम ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना. और एक चीज और सोचो, कुछ इस साल का एक्सपेंस है, सोचो कुछ ये एक्सपेंस था जो इस साल होना था, ये एक्सपेंस मैंने यहां पे एडवांस में पे कर दिया. मुझे पता है कि जो ये खर्चा है ये खर्चा अगले साल का है, ये एक्सपेंस अगले साल होना है, बट मैंने अभी वो एक्सपेंस पे कर दिया. सो क्या ये एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड है? इस साल से रिलेटेड ये एक्सपेंस नहीं है. सो दैट्स वाई दिस इज एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस. सो प्रीपेड एक्सपेंस इसको हम क्या करते थे, माइनस. सो टू एक्सपेंस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते थे और प्रीपेड एक्सपेंस को हम यहां से क्या करते थे, माइनस. ये तो सभी को याद होगा, सबने 11th में पढ़ा है. जब हमने चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, उसके अंदर हमने यही एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी ना, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस. तो यही हमारा लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, बट इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहली जो हमारी टर्म आती है दैट इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन. तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सब्सक्रिप्शन इज लाइक मंथली, क्वार्टरली या एनुअल फीस पेड बाय members to the club. सो जो भी मंथली, क्वार्टरली या एनुअल फीस जो भी मेंबर्स पे करते हैं क्लब को, सो दैट फीस इज हमारा सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन, इफ आई आस्क यू, शुड बी इनकम और अ लायबिलिटी. ये सबसे पहली बात हो, सब्सक्रिप्शन क्लब को रिसीव होता है, तो सब्सक्रिप्शन इज रिसीट फॉर एन एनपीओ. तो सब्सक्रिप्शन जो होती है फॉर एनपीओ, सब्सक्रिप्शन इज अ रिसीट. तो हमें अब ये देखना है कि जो ये रिसीट है ये हमारी स्पेसिफिक है या जनरल. सो जो भी फीस हमारे को पर मंथ मेंबर से मिलती है या पर एनम मिलती है, सो ऑब्वियसली वो अमाउंट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. जैसा हमने पहले पढ़ा था, जैसे तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें बैडमिंटन कोर्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने मंथली फीस डिसाइड कर ली थी हमारी 5000.
तो क्या 5000 मेंबर वाली फीस में लिखा हुआ था कि इस मेंबर से जो फीस आएगी वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, इस मेंबर से जो फीस आएगी वो हम यहाँ यूज़ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं था. सो दैट्स वाई सब्सक्रिप्शन इज अ जनरल रिसीट फॉर एनपीओ एंड दिस शुड कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. अब हमें सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ देखनी है कि हाउ मच subscription is to be shown in income and expenditure account. कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी आएगी. अब तुम कहोगे सर जो सब्सक्रिप्शन पूरे साल की रिसीव हुई है वही हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी. बट इसमें अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊं, सेम चीज़ कि कुछ सब्सक्रिप्शन थी जो मेंबर्स ने एडवांस दे दी थी कि मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पे नहीं हूँ या नेक्स्ट मंथ यहाँ पे नहीं हूँ, तो आप पहले ही मुझसे एडवांस ले लो. कुछ फीस थी हमारी जो मेंबर्स ने हमें अभी दी नहीं, हमें बाद में आएगी. कुछ था हमारे को कि साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ अमाउंट आना था, वो अमाउंट पिछले साल ही किसी ने दे दिया. या कुछ अमाउंट हो सकता है कि पिछले साल किसी ने फीस नहीं दी थी, वो फीस हमें इस साल रिसीट हुई है ना. सो लॉजिक क्या है, सब्सक्रिप्शन जितनी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है पूरे साल में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, हमें गिवन होगा क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कि इतनी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है. बट जितनी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है इस सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ रिसीव हुई हो नेक्स्ट ईयर के लिए, हो सकता है ना, कुछ रिसीव हुई हो कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो अभी हमें आई है, और इस साल के एंड में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग था जो भी रिसीव ही नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वी हैव टू फाइंड आउट subscription to be shown in income and expenditure account. आउट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें उस सब्सक्रिप्शन में से निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी. सो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं वो फॉर्मूला समझाऊंगा. तो जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है इसका, व्हेन total amount of subscription received is given. जब हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट जितना सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है वो गिवन होता है, कि जैसे कई बार क्या होता है हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल की हमें इस साल इतनी आई, इस साल से रिलेटेड इतनी आई, अगले साल से रिलेटेड इतनी आई. वो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा. तो हमें ये देखना है, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें पूरे साल की आई हुई है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. सो व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. जितनी टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग या अक्रूड. अक्रूड इनकम बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इज फॉर एक्सपेंस एंड अक्रूड इज फॉर इनकम. सो अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, के ईयर एंड में अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितनी है. तो जैसे हमने याद है हमने फॉर्मूले में करा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते थे, सेम वे हम अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर को हम ऐड कर देंगे. सो अगर अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा ऐड होता है तो माइनस हो जाएगा अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमें कुछ भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था
बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कुछ भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें एट द ईयर एंड आनी है हम उसको ऐड कर देंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन साल के एंड में इतनी आउटस्टैंडिंग थी जो हमें और आनी है उसको ऐड कर देंगे, जो बिगनिंग वाली थी उसको माइनस कर देंगे। एक और चीज हमने पढ़ी थी, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते थे हमारे एट द एंड हम उसको क्या करते थे, माइनस। तो सेम वे प्री रिसीव्ड इनकम एट द एंड हमारी क्या हो जाएगी, माइनस, और प्लस हम कर देंगे इसमें प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, कि बिगनिंग में जो सब्सक्रिप्शन थी हमारी उसको हम ऐड कर देंगे, और ये जो हमारी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू शुड बी subscription to be shown in income side of income and expenditure account, कि ये वाली हमारी सब्सक्रिप्शन आएगी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इसमें दो चीज़ें हमारी और इसमें आएंगी, वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, उसके बाद जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें एक चीज़ माइनस होगी, माइनस अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द beginning which is not yet paid। जो ये वाली हमारी सब्सक्रिप्शन आएगी कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इस सब्सक्रिप्शन में अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग विच इज नॉट येट रिसीव्ड, सॉरी विच इज नॉट येट रिसीव्ड, अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग विच इज नॉट येट रिसीव्ड, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। सेम चीज हमारी यहां से भी माइनस हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम चीज हमारी यहां से भी माइनस हो जाएगी। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसमें से भी हम माइनस कर देंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग विच इज नॉट येट रिसीव्ड, और ये जो वैल्यू आएगी उसमें हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे, और फिर हम निकाल देंगे सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका लॉजिक, एक एक चीज का मैं लॉजिक बताता हूं, ठीक है। सो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा यहाँ पे। जैसे ये है मेरा 1 अप्रैल 2018, दिस इज 31 मार्च 2019, और ये है कुछ प्रीवियस पार्ट और ये है कुछ आगे का पार्ट। सो अगर तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव मुझे ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग दिस ईयर के टोटल सब्सक्रिप्शन मैंने कितना रिसीव किए। अब जितना मैंने रिसीव किए ये इट्स नॉट पॉसिबल, या इट्स नॉट नेसेसरी कि उतना ही अमाउंट इस साल से रिलेटेड होगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ये वाला मेरा अमाउंट था जो अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, दिस अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड। सो अगर ये अमाउंट मैंने रिसीव नहीं किया, सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम को हम अक्रूड बोलते हैं, सो दिस इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम जो मेरी होती है वो उसी साल आएगी जिस साल की इनकम है। सो 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, सो इस साल की बुक्स में ये इनकम भी आनी चाहिए। सो दैट्स वाई अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी होगा आई विल ऐड दैट, क्योंकि ये मेरा इस साल से रिलेटेड है जो अभी रिसीव नहीं हुआ, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद अब इसमें से ये जो माइनस वाला पार्ट है ये मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट माइनस हमने किया है अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने माइनस क्यों किया, सोचो
कुछ इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रीवियस ईयर था, ये पिछला साल है हमारा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जब मैंने इस डेट को जब मैंने बुक्स बनाई होंगी, तो मेरी बुक्स में ये अक्रूड वैल्यू दिखा रहा होगा, कि मतलब जब मैंने 31 मार्च 2018 को बुक्स बनाई होंगी तो उसमें भी लिखा होगा कि ये अभी तक आउटस्टैंडिंग इनकम है जो आई नहीं। और ऑब्वियसली इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, जनरली हम मान के चलते हैं कि ये अमाउंट यहाँ पे इस साल रिसीव हुआ था, ये वाला अमाउंट जो पिछले साल हमें आना था नहीं आया, वो इसी साल रिसीव हुआ होगा। सो ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव में आ चुका है, जबकि दिस अमाउंट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर। सो दैट्स वाई हम अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग जो होता है उसको हम माइनस करते हैं यहां से। ये बात समझ आई गाइस सबको कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड इस साल से रिलेट करता है, सो इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। अक्रूड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग पिछले साल का एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए इनकम होती है, सॉरी, और हम उस इनकम को इस साल रिसीव करते हैं, सो इसीलिए हम इस साल की इनकम में से उसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज दैट इनकम रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं गाइस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है माइनस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब क्या है कि कुछ यहां की सब्सक्रिप्शन थी अगले साल की, किसी ने हमें एडवांस दे दी। प्री रिसीव्ड हमें 31 मार्च 2019 की जब मैं बुक्स बना रहा था, तो मेरे जो टोटल रिसीट था उसमें एक रिसीट और आ गई जो अगले साल की है, अगले साल की इनकम थी मेरी, लेकिन वो किसी ने हमें एडवांस दे दी। सो कोई भी अगर हमें एडवांस दे दिया हो, सो वो इस साल से रिलेट तो करता नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसीलिए हम उस इनकम को यहां से माइनस कर देंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब सेम वे क्या होता है, सोचो यहां की कुछ हमारे को इनकम आनी थी, किसी ने पिछले साल एडवांस दे दिया था, इस साल की इनकम थी, किसी ने पिछले साल ये अमाउंट एडवांस दे दिया था। सो जब मैंने 31 मार्च को बुक्स बनाई होंगी तो वहां पे मैंने लिखा होगा प्री रिसीव्ड इनकम। सो वो जो इनकम है वो इनकम पिछले साल की नहीं थी, वो इनकम किसकी थी, इस साल की। चाहे पिछले साल वो इनकम रिसीव हो गई, बट दैट अमाउंट पर्टेन्स टू दिस ईयर, तो वो अमाउंट हमारा इस साल आना चाहिए। तो इसीलिए मैं प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है ये करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल रिसीव्ड के अंदर ये अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। जो इस साल मुझे टोटल रिसीव हुआ है उस रिसीव्ड में ये अमाउंट नहीं है, सो इसीलिए मैं इस अमाउंट को ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, तो समझ आया इसका लॉजिक। सो लॉजिक क्या हुआ, अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम ऐड करते हैं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसको माइनस करते हैं, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड उसको हम माइनस करेंगे, और प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा ये वाला पॉइंट जो मैंने रेड में लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग विच इज नॉट येट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है, सोचो अभी तक हमने एक चीज अज्यूम करी है कि इस टाइम पे कुछ अमाउंट हमें आना था, जो हमें अभी नहीं आया वो हमें इस साल आया, पिछले साल कुछ अमाउंट आना था वो इस साल आया। तो फर्स्ट थिंग तो ये इस साल से रिलेट करता ही नहीं है, तो इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को माइनस कर दिया था, क्योंकि हमने ये सोचा था कि इस साल जो टोटल अमाउंट हमें आया है उसमें ये सारा अमाउंट आ गया होगा, बट हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट, लेट्स अज्यूम ये वाला पार्ट अभी तक नॉट येट रिसीव्ड, ये वाला जो अमाउंट था ये अभी तक आया ही नहीं, और अगर ये अमाउंट हमें अभी तक नहीं आया तो जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा उसमें ये वाला अमाउंट भी इंक्लूड होगा, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे लिखेंगे, एक तो इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं बैलेंस शीट में हम टोटल आउटस्टैंडिंग लिखेंगे जो अभी तक के हैं, सो उसमें पिछले साल के आउटस्टैंडिंग प्लस इस साल के आउटस्टैंडिंग आगे होंगे। लेकिन हम जब अकाउंट्स बनाएंगे, हम जब अपनी बुक्स बनाएंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ इसी साल के आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, ये वाले आउटस्टैंडिंग तो इसमें लिखेंगे नहीं,
सो दैट्स वाई जो भी मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड होंगे उसमें से हम वो वाले आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे जो मेरे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। और सेम वे मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में से भी ये अमाउंट माइनस कर दूंगा कि ये अमाउंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, सो फटाफट से एक बार फॉर्मूला दोबारा से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जितनी भी हमें वैल्यू आई है प्लस हम कर देंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे वो वाली सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की थी और हमें अभी तक नहीं आई, और उसके बाद अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी हम माइनस कर देंगे, और उसमें भी हम माइनस कर देंगे वो वाली वैल्यू जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई। अच्छा, इसमें ये चीज़ इसमें मत कंफ्यूज होना कि अगर ये माइनस है वो माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस नहीं होगा। जो भी हमारी अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है उस वैल्यू में से जो अमाउंट अभी तक नहीं आया वो माइनस कर देंगे एंड देन हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड उसको हम माइनस करते हैं और प्री रिसीव्ड इन द बिगिनिंग को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सो दिस इज व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज गिवन। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, फॉर्मूला डिफरेंट चेंज नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला है। सेकेंड इज व्हेन total amount of subscription received, when total amount of subscription received is bifurcated in years, कि जो टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन का हमें आया है वो ईयर्स में बाइफर्केटेड है। कैसे, एग्जांपल देखो एक बार। एग्जाम्पल, मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहां पे लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन जो भी वैल्यू है, और यहां पे हमें लिखा हुआ है लेट्स से 2017, 2018, 2019। ये तीनों सालों में बाइफर्केट करा हुआ है कि 2017, 2018, 2019 तीनों में हमें कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि 2017 में इतना रिसीव हुआ था, 18 में इतना रिसीव हुआ, 19 में इतना रिसीव हुआ है। हम बुक्स बना रहे हैं 2018 की, सो इट मीन्स के 18 में जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इस सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का इतना अमाउंट जो रह गया था वो हमें आया, इस साल से रिलेटेड कितना आया, और कुछ अगले साल का एडवांस हमें अभी आ गया। दोबारा से, कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो अभी रिसीव हुआ इस साल में, इस साल से रिलेटेड जो था वो ये है, और कुछ अगले साल का एडवांस था जो हमें अभी आ गया है। तो 18 के अंदर जो टोटल रिसीट है वो इतनी है, 18 के अंदर जो रिसीट है 17 की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी। सो दिस शुड बी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये तो होगा रिलेटेड टू करंट ईयर, और 2019 का मतलब एडवांस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमने रिसीव कर लिया। सो आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग वाला है वो ये है जो हमें अब रिसीव हुआ है, करंट ईयर से रिलेटेड इतना था, और एडवांस नेक्स्ट ईयर का हमें आ गया। सो इस केस में अब यही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं वहां से समझाऊंगा। सो इस केस में यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो आपका ये है कि डायरेक्टली टोटल अमाउंट रिसीव्ड आप यूज कर लो, और अगर आप ये अब यूज करते हो तो इस केस में यू विल यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर करा है। अगर आप ये वैल्यू यूज करते हो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो आप जैसा हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है आप वो यूज कर सकते हो। और इसमें एक शॉर्टकट होता है, वी कैन जस्ट यूज दिस वैल्यू, कि हमें तो बेसिकली क्या देखना है कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना है,
हमें ये देखना है ना कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना है, तो हम ये देख लेते हैं कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना आया है। तो अगर हम 2018 वाली वैल्यू यूज करते हैं करंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन आया है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां फॉर्मूला होगा हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, कि करंट ईयर के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। अब तुम यू माइट बी थिंकिंग कि सर जब हमें टोटल सब्सक्रिप्शन ही बता दिया कि करंट ईयर का कितना है, तो बस हम यही वैल्यू लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हम क्यों और कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है इस साल से रिलेटेड भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो जो हमने पे नहीं किया हो, तो वो भी तो ऐड होगा ना। सो इसीलिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, इसमें हम ऐड कर देंगे accrued subscription at the end of the year, जो एंड में होगी उसमें उसको हम ऐड कर देंगे। और सेम चीज जो हमने ऊपर करी है कि माइनस accrued subscription at the beginning which is not yet received। accrued subscription at the beginning which is not yet received, जैसे सेम हमने ऊपर किया वैसे हम इस वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्लस हम कर देंगे प्री रिसीव्ड subscription in the beginning, कि बिगिनिंग में जो हमारी प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन थी उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be shown in income side of income and expenditure account, amount to be shown in income side of income and expenditure account। सो लॉजिक क्या है हमारा, जो सेम फॉर्मूला ऊपर है वही यूज होगा, सिर्फ उसमें चीजें क्या है, जो ऐड वाली चीजें हमारी हैं सिर्फ वही आएंगी, माइनस वाली चीजें नहीं आएंगी। अगर हम सब्सक्रिप्शन टोटल यूज करते हैं तो वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर वाली यूज करते हैं तो हम जो ऐड वाली चीजें थी आउटस्टैंडिंग इन द एंड या अक्रूड इन द एंड और प्री रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, सिर्फ उसी को हम ऐड करेंगे, माइनस वाली वैल्यूज में से नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज में से नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू करेंगे। ये हमारा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। गाइस आपको क्लियर है पॉइंट सब्सक्रिप्शन। अब अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं कि अगर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, मैं एक्सपेंसेस को लिख नहीं रहा हूं, अगर मैं बोलता हूँ एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, एक्सपेंसेस आर एग्जैक्टली 100% सेम एज सब्सक्रिप्शन। एक्सपेंसेस भी हमारे सेम यही होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बिगिनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड, प्रीपेड एक्सपेंस इन द बिगिनिंग। सो वो भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम। उसमें भी हमारा ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। सो मैं एक फॉर्मूला एक्सपेंसेस का करा देता हूँ, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो एक्सपेंस होता है और ये होता है हमारा इनकम। सो अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बताऊं, एक्सपेंस तो मैंने जैसे बताया इसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ऊपर देखे, सो टोटल एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल एक्सपेंस कितना पे करा है, प्लस कर दूंगा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड को मैं क्या करूंगा, ऐड। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऐड होते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगिनिंग हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। और सेम वे माइनस हमारे होते थे प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड। प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड हमारे माइनस होते हैं और ऐड हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस एट द बिगिनिंग। और जो भी हमारी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी एक्सपेंस टू बी shown in expenditure side of income and expenditure account। ठीक है गाइस, ये हमारा होगा एक्सपेंस। सबको क्लियर है गाइस ये पॉइंट? चलो, तो ये हमारी आज की वीडियो है। सो आज मैंने आपको दो टॉपिक्स कराए हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सम स्पेसिफिक टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स, और उसके बाद हमने करा है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंसेस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, एक हमारा वो पॉइंट रह गया, और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों वो टॉपिक करके उसके बाद मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि हम इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करेंगे एनपीओ का। एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी दो इस चैप्टर की दो वीडियोस और बनेंगी। उन दो वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में मैं आपको जैसा मैंने बताया है, एक मैं कराऊंगा जो बाकी के दो पार्ट्स हैं और एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे, हम इसका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन करेंगे, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें आई टेक योर बुक, जो भी आप टीएस गरेवाल या डीके गोयल या एनसीईआरटी फॉलो करते हो, मैं एक एनसीईआरटी पकड़ लूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आई जस्ट कॉपी ओवर हियर एंड वहां से आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है गाइस? ओके, चलो, हैव अ गुड टाइम, बाय।